गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की द्वितीय पुस्तक मंदाकिनी का पाठ है राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध है और जिसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। सारांश पढ़ने से पूर्व लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल का लेखक परिचय या जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है क्योंकि मंदाकिनी में से लेखक परिचय नहीं पूछा जाता है। सामान्य जानकारी के लिए थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1946 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई, अर्थात लखनऊ में। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पाणिनि काल भारत शोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी के उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। सन 1966 में इनका निधन हो गया। रचनाएं: डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध, संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी प्रमुख रचनाएं, अब इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं: पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा, ये तो इनके हैं निबंध संग्रह। शोध: पाणिनि कालीन भारत इनका शोध पत्र है और संपादन इन्होंने किया था जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। अब अपने जो पाठ्यक्रम में इनका निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से लघु उत्तरात्मक प्रश्न और एक निबंधात्मक प्रश्न ही आएगा मंदाकिनी में से, उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है। लेखक अनुसार राष्ट्र के 3 प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से, ये ध्यान देना। राष्ट्र के प्रमुख 3 तत्व कौन बताए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल ने? भूमि, जन एवं संस्कृति। लेखक ने पाठ के अंतर्गत इन 3 तत्वों की विशद व्याख्या की है। पहला तत्व आता है राष्ट्र का भूमि। राष्ट्र का पहला तत्व भूमि है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है तथा वह अनंत काल से विद्यमान है। भूमि वस्तु समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भूमि की सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को समझे। पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत आनंददायक माना गया है। जैसे देश की भूमि की उपजाऊ शक्ति, जल बरसाने वाले मेघ, वहाँ की वनस्पति, पृथ्वी के गर्भ में भरी अनेक प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं अपने निबंध के माध्यम से। राष्ट्र के नवयुवकों के मन में जब तक इन सब को जानने की जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। अतः देश के नवयुवकों में इन वस्तुओं के प्रति नवीन भाव जागृत करने चाहिए। विज्ञान के साधन और अपने श्रम से राष्ट्र की भौतिक समृद्धि करनी होगी, तब भी राष्ट्र को नया रूप दिया जा सकता है, ऐसा डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं। अगला राष्ट्र का तत्व आता है जन अर्थात जनता। भारत भूमि पर बसने वाला मनुष्य जन राष्ट्र का दूसरा अंग माना है डॉक्टर अग्रवाल ने।
पृथ्वी माता है तो उस पर निवास करने वाला मनुष्य उसकी संतान है। जन के ही कारण पृथ्वी और जन का संबंध जड़ नहीं चेतन है। पृथ्वी को माता मानने की भावना जन में राष्ट्रीयता को जन्म देती है। पृथ्वी को माता मानने की भावना किसको जन्म देती है? राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देती है। इसी भावना के कारण मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं आनंद का भाव जुड़ता है। जो जन पृथ्वी के साथ अपने माता पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, वास्तव में वही पृथ्वी के वरदानों का अधिकारी है। इसके विपरीत स्वार्थ की भावना से माता पुत्र का संबंध जोड़ने वाला जन पतन के गर्त में गिर जाता है। माता पुत्र का यह संबंध बहुत पवित्र है। माता के प्रति अनुराग व सेवा भाव पुत्र का कर्तव्य है, ऐसा डॉक्टर अग्रवाल अपने निबंध के माध्यम से बताते हैं। जिस प्रकार कोई माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी का निवास करने वाला सभी जन समान है। पृथ्वी के विभिन्न भागों पर रहते हुए विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने के बावजूद सभी पृथ्वी के जनों में मातृत्व की भावना है। उनमें किसी प्रकार का आपसी भेदभाव नहीं है। जन का प्रवाह अनंत है और समान भाव से प्रगति और उन्नति करने का अधिकार सभी का है। किसी एक जन को छोड़कर राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब इस पृथ्वी पर निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है। किसी की उपेक्षा करना राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती है, ऐसा डॉक्टर अग्रवाल अपने निबंध के माध्यम से बताते हैं। जन्मभूमि को जननी मानकर उसके प्रति पूज्य भाव से जब वहाँ के जन अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब वह राष्ट्र स्वतः ही बहुमुखी प्रगति करने लगता है। अगला राष्ट्र का तत्व आता है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा तत्व है संस्कृति। बिना संस्कृति के मनुष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। मनुष्य द्वारा युगों युगों में संस्कृति की गई सभ्यता का ही संचित की गई सभ्यता का ही दूसरा नाम संस्कृति है। अब संस्कृति की परिभाषा क्या देती है डॉक्टर अग्रवाल? मनुष्य द्वारा युगों युगों में संचित की गई सभ्यता का ही दूसरा नाम बताते हैं संस्कृति। संस्कृति की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। यदि भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। संस्कृति के अभाव में जन और राष्ट्र दोनों ही निष्प्राण हैं। अर्थात यदि संस्कृति नहीं होगी तो उस देश की जनता और राष्ट्र दोनों ही क्या हो जाए? बिना प्राण के हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। संस्कृति ही इन दोनों को मार्गदर्शन करती है। संस्कृति एकमात्र ऐसा तत्व है जो जनता को और राष्ट्र को मार्गदर्शन देती है। इसलिए लेखक ने संस्कृति को जीवन विटप का पुष्प कहा है। विटप का होता है वृक्ष, तो यहाँ पर जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प किसको कहा है? डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृति को। राष्ट्र के सभी जनों की संस्कृति के समन्वय से ही राष्ट्रीय संस्कृति का स्वरूप विकसित होता है। जिस प्रकार अनेक नदियां आकर समुद्र में मिलकर एक रूप हो जाती हैं। बहुत सारी नदियां आती हैं और अलग अलग दिशाओं से अलग अलग क्षेत्र से आती हैं और समुद्र में मिलकर एक रूप को धारण कर लेती हैं। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक राष्ट्रीय संस्कृतियां मिलकर एक सुखद राष्ट्र का निर्माण करती हैं। राष्ट्रीय जन साहित्य कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करता है। बाहरी रूप से देखने पर इस संस्कृति के अनेक लक्षण दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उन सब में एक सूत्रता है। सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को ही स्वीकार करके प्रसन्न होता है। अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए समस्त पराक्रम विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करके उसके तेज से अपने भावी जीवन को संवारना चाहते हैं। यही भाव राष्ट्रीय संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। जहाँ अतीत
वर्तमान के लिए भार रूप नहीं, जहां भूत वर्तमान को जकड़े नहीं रखना चाहता, वर्ण अपने वरदान से पुष्ट करके उसे क्या करता है, आगे बढ़ाने चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ऐसा डॉक्टर अग्रवाल अपने निबंध के माध्यम से हमें संदेश देते हैं और इन राष्ट्र के 3 तत्वों के बारे में सारांश का अध्ययन किया। और अब इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है? पृथ्वी, संस्कृति, जैन, राष्ट्र। तो सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है? पृथ्वी है। जन का मस्तिष्क है नदी, पर्वत, राष्ट्र, संस्कृति। जन का मस्तिष्क है संस्कृति। संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है लोकगीतों व लोककथाओं में, प्राकृतिक सौंदर्य में, जनमानस में, धर्म व विज्ञानों में। तो संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है लोकगीतों व लोककथाओं में। अगला आता है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न राष्ट्र के स्वरूप नामक निबंध के। पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है? पृथ्वी के गर्भ में बहुमूल्य कोष, रत्न है, खनिज आदि के भंडार भरे हुए हैं, इसलिए पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागरणशील राष्ट्र के लिए आनंदप्रद कर्तव्य किसे माना जाता है? पृथ्वी के सांगोपांग मतलब चारों अंगों का अध्ययन को जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार भरे जीवन के क्षेत्रों में उजाला कब दिखाई देता है? उत्तर होगा, जब हम पृथ्वी के प्रत्येक भाग का ज्ञान प्राप्त करेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में उजाला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो उत्तर होगा, संस्कृति के विकास और उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। मेघ हमारे अध्ययन की परिधि में क्यों आने चाहिए? मेघ अर्थात बादल। बादलों के बरसने से ही पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, प्रकृति अपने सौंदर्य को प्राप्त करती है, पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार की वनस्पति विकसित होती है, वर्षा का यह जल विभिन्न रूप से सहायक सिद्ध होता है। अतः निर्माण और विकास की प्रक्रिया को जानना हमारे लिए आवश्यक है। जब हम मेघों का अध्ययन करेंगे तब ही हमें उनकी निर्माण प्रक्रिया और पृथ्वी के लिए उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवंती हो सकती है? मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में प्रयास करे, क्योंकि पृथ्वी की समस्त राष्ट्रीय विचारधारा की जननी है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती वह आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है। इसलिए पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के विषय में हम जितने अधिक सचेत रहेंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवंती हो जाती है। तो साथियों, एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इन प्रश्नों से बाहर कुछ भी नहीं आना वाला है, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार किसे व क्यों है? जो मनुष्य पृथ्वी को अपनी माता मानकर उसका सत्कार करते हैं उन्हें ही उसकी संपत्ति अर्थात पृथ्वी के गर्भ में संचित कोष को पाने का अधिकार होता है। वही जन पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकारी है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ।
इस भावना के साथ तथा माता और पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके व्यक्ति अपने राष्ट्र एवं देश के प्रति अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है से क्या अभिप्राय है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर बताया गया है, कोई वृक्ष कितना ही सुंदर क्यों ना हो, यदि उस पर फूल नहीं आते तो वह आदर और सम्मान का उतना अधिकारी नहीं होता है जितना फूलों वाला वृक्ष। जिस प्रकार किसी वृक्ष का सौंदर्य उसके फूलों पर निर्भर करता है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन का चिंतन मनन एवं सौंदर्य बोध उसकी संस्कृति में ही निवास करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि जीवन के विटप अर्थात राष्ट्र रूपी वृक्ष का पुष्प उसकी संस्कृति ही है। अगला निम्नात्मक प्रश्न आता है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होता के आधार पर राष्ट्रीयता के विकास में जन के भूमि के प्रति क्या कर्तव्य है? अब जनता का अपनी मातृभूमि के प्रति क्या कर्तव्य बनता है? इसमें उत्तर होगा, मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी भूमि के सौंदर्य के प्रति सजग रहे और इसके रूप को विकृत न होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को प्रत्येक प्रकार से समृद्धशाली बनाने का प्रयास करे। पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है और जो विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती वह थोड़े समय में ही अपना अस्तित्व खो देती है। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पृथ्वी के गौरवशाली अस्तित्व के प्रति सजग रहे। हम जितना सजग रहेंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवंती होगी। राष्ट्रीयता का आधार जितना मजबूत होगा राष्ट्र के प्रति भावना भी उतनी अधिक विकसित होगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप सौंदर्य उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य बताया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने निबंध राष्ट्र का स्वरूप में। इन सबसे ऊपर प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पृथ्वी के साथ माता पुत्र का घनिष्ठ संबंध स्थापित करे। जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाला मनुष्य वहां की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम अपने देश को अपनी माता के रूप में अनुभूत करने लगते हैं तब हमारे मन में राष्ट्र निर्माण की भावना उत्पन्न होती है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूं। इस भावना के साथ तथा माता और पुत्र के संबंध की मर्यादा स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। अतः प्रत्येक पुत्र का यह पावन कर्तव्य है कि वह अपनी पृथ्वी माता से स्नेह करे, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे और इस प्रकार उसको आशीर्वाद प्रदान करे। माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस पाठ का, पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है के आधार पर भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताइए। उत्तर होगा इस प्रकार, प्रत्येक देश में पृथक संस्कृतियां होती हैं परंतु उन समस्त संस्कृतियों का अस्तित्व पारस्परिक मेल जोल एवं एकता की भावना पर निर्भर करता है। भारत एक ऐसा ही देश है जिसमें प्राचीन काल से ही पृथक संस्कृतियां अस्तित्व में आई, पल्लवित और विकसित हुई। भारत में समय समय पर अनेक आक्रमण भी हुए और उन्हीं आक्रमणकारियों ने भारत पर न केवल राज्य किया अपितु उन्होंने भारत में अपनी संस्कृति का विस्तार किया, फिर चाहे वह मुगल, तुगलक या ब्रिटिश हो, सभी ने भारत में अपनी संस्कृति का प्रसार किया।
भारतीय संस्कृति में उन सब को स्वयं में समाहित किया। बाह्य रूप से देखने पर भारत अनेक धर्म, जाति और संस्कृतियों में बंटा हुआ दिखाई देता है। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न प्रांतों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, जिससे ये देश विभिन्न प्रकार से बंटा हुआ दिखाई देता है। किंतु वास्तविकता यह है कि प्रत्येक भारतीय पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार जंगल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां अदमित भाव से पल्लवित होती है और फलती फूलती है, उसी प्रकार ही भारत में भी विभिन्न संस्कृतियों के लोग सम्मिलित होकर प्रेम और सद्भाव से रहते हैं। वास्तव में इसकी विभिन्नताओं में एकता है। बाह्य अंतरों और विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद उनके विशेष गुण पूर्णता भारतीय हैं। उनकी सम्मान राष्ट्रीय विरासत है तथा सम्मान नैतिक तथा मानसिक गुण है। उनके जीने के तरीके भी सम्मान है तथा जीवन एवं उनकी समस्याओं के प्रति सम्मान दार्शनिक दृष्टिकोण है। विभिन्नताओं के बावजूद भी सांस्कृतिक एकता है। ये विभिन्नताएं नीचे रहकर गायब हो जाती हैं तथा एकता ही दिखाई देती है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से भारतीय संस्कृति एकता में आकर मिल गए हैं। इस प्रकार भारत में अपनी अन्य विभिन्नताओं के विपरीत सदैव एकता को अक्षुण्ण रखा है। अब अगला प्रश्न आता है, राष्ट्र के स्वरूप की विवेचना कर उनके प्रमुख तत्वों को समझाइए। राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है डॉक्टर अग्रवाल का, उनके आधार पर उनके तत्वों की विवेचना करनी है। कोई भी राष्ट्र अपनी भूमि, जन और संस्कृति से अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। इनमें से किसी भी एक तत्व के अभाव में राष्ट्र अपूर्ण और अपंग हो जाता है। यहाँ उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इन्हीं तीन तत्वों के आधार पर राष्ट्र रूपी प्रासाद खड़ा होता है। प्रासाद का अर्थ है महल। भूमि राष्ट्र का प्रथम तत्व है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि वास्तव में समस्त राष्ट्रीय धाराओं की जननी है। प्रत्येक राष्ट्रवासी का कर्तव्य है कि वह भूमि के महत्व को समझे। देश की भूमि की उपजाऊ शक्ति, जल बरसाने वाले मेघ, वनस्पति, पृथ्वी के गर्भ में छिपे बहुमूल्य पदार्थों आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे। देश के नव युवकों में इन वस्तुओं के प्रति नवीन भाव जागरण करने चाहिए। विज्ञान और श्रम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप अर्थात भौतिक समृद्धि में वृद्धि करनी होगी, तभी राष्ट्र नवीन रूप को प्राप्त कर सकेगा। राष्ट्र का दूसरा तत्व आता है जन अर्थात जनता। भूमि माता है तो उस भूमि पर रहने वाला निवासी जन उनके पुत्र है। माता पुत्र का संबंध जड़ में चेतनता का विस्तार करता है। पृथ्वी को माता मानने की भावना राष्ट्रीयता को बढ़ाती है। इसी भावना के कारण मनुष्य अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं आनंद के भाव से जुड़ा हुआ महसूस करता है। माता के प्रति सेवा भाव और प्रेम पुत्र का कर्तव्य है। इस पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन समान है। अनेक स्थानों पर रहते हुए तथा अनेक भाषा बोलते हुए भी पृथ्वी के जनों में मातृभाव है। मतलब सभी को लोग पृथ्वी को माता मानते हैं। जन्मभूमि को जननी मानकर उसके प्रति उसी पूज्य भाव से जब वहां का जन अपने कर्तव्य पालन में जुड़ता है, तब वह राष्ट्र बहुमुखी प्रगति की ओर अग्रसर होने लगता है। अब राष्ट्र का तीसरा तत्व आता है संस्कृति। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। युगों युगों से संचित सभ्यता का दूसरा नाम संस्कृति है। संस्कृति की परिभाषा क्या दी है? युगों युगों में संचित सभ्यता का दूसरा नाम संस्कृति बताया है डॉक्टर अग्रवाल ने। संस्कृति की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निहित होती है। संस्कृति जन का मार्गदर्शन करती है। वास्तव में संस्कृति राष्ट्र के जीवन विटप का पुष्प है। राष्ट्र के विभिन्न जनों की संस्कृति के समन्वय से ही राष्ट्रीय संस्कृति का स्वरूप विकसित होता है। आगे आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। भूमि के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य है? भूमि का निर्माण देवों के द्वारा किया गया। इसका अस्तित्व अनंत काल से है। मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और
इसके रूप को बिगड़ने न दे। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य भी है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेत रहे। प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसके सौंदर्य और उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे देश के भावी आर्थिक विकास के लिए किन तथ्यों का परीक्षण बहुत आवश्यक है? उत्तर होगा, पृथ्वी के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार के पदार्थ और धातुएं पोषित होती रही हैं। हमारे पहाड़ों से बड़ी बड़ी नदियां दिन रात बहते हुए पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती हैं, जिससे इस धरती की मिट्टी उपजाऊ बनती है, जो हमारे देश को आर्थिक रूप से क्या करती है, संपन्न बनाती है। इन सभी तथ्यों का परीक्षण हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय चेतना की जागृति में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं होनी चाहिए, उससे भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना जागृत हो, ऐसा प्रयत्न भी होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों एवं वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों, खनिजों तथा रत्नों का ज्ञान एवं पृथ्वी के सीने में छुपी हुई अपार संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। इसी कारण नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना के प्रति जिज्ञासा विकसित होती है, जिससे राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभूमि की पूर्ण समृद्धि और ऐश्वर्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर इस प्रकार होगा, विज्ञान और परिश्रम दोनों को मिलाकर राष्ट्र का भौतिक स्वरूप खड़ा करना होगा। इस भौतिक स्वरूप का निर्माण का कार्य प्रसन्नता, उत्साह और बहुत अधिक परिश्रम के द्वारा प्रतिदिन आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि राष्ट्र में जितने हाथ हो, सभी राष्ट्र के इस निर्माण कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। कोई भी व्यक्ति इस कार्य में सहयोग करने से न चूके, तभी मातृभूमि की पूर्ण समृद्धि और ऐश्वर्य को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भूमि के प्रति किस भाव के अभाव में राष्ट्र का निर्माण कर पाना असंभव है? तो राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है जन अर्थात जनता। जब भूमि पर जन का निवास होता है, तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। जो भूमि जन विहीन हो, उसे राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है। पृथ्वी और जन दोनों की उपस्थिति में ही राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। इन सब से ऊपर किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य जब वहां की भूमि को अपनी माता और स्वयं को उसका पुत्र नहीं मानने लगते, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार पृथ्वी के प्रति माता पुत्र के संबंध के भाव के अभाव में राष्ट्र का निर्माण कर पाना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य है और क्यों? उत्तर इस प्रकार होगा, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हम पर अपना स्नेह लुटाती है और हम अपनी माता के सम्मुख श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, उसी प्रकार धरती हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम बड़े होते हैं, इसी की हवा में हम सांस लेते हैं। इस प्रकार धरती ही माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह धरती को अपनी माता समझे और स्वयं को उसका पुत्र समझे। उसकी रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पित करने हेतु उसे सदैव तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, प्यार करती है, उसी प्रकार धरती हमें अन्न देती है। इसकी धूल में खेल कूद कर हम बड़े होते हैं, इसकी ही निर्मल हवा में हम सांस लेते हैं। इस प्रकार यह धरती ही एक माता की तरह हमारा पालन पोषण करती है और हमें स्नेह देती है। अतः प्रत्येक जन को धरती को अपनी माता समझना चाहिए और स्वयं को उसका आज्ञाकारी पुत्र। माता पुत्र का संबंध स्थापित करके ही उसे भूमि की रक्षा और उन्नति के लिए प्रयास
करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस पाठ का, यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन की दृढ़ बंधन है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय धरती के प्रति आदर भाव व्यक्ति और धरती के संबंध को मजबूत करता है। माता पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके ही मनुष्य के अंदर राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों और अधिकारों का जन्म होता है। पृथ्वी और मनुष्य का वही संबंध, यही मजबूत संबंध राष्ट्र को दृढ़ और विकसित करता है। आदर भाव की इस पक्की नींव पर ही राष्ट्र रूपी भवन का निर्माण किया जा सकता है। आदर की यह भावना उस दृढ़ चट्टान के समान है जिस पर टिककर राष्ट्र का जीवन चिर स्थायी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकारी बनने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति किस कारण बन सकती है? पृथ्वी हमारी माता के समान है। जो मनुष्य अपनी माता का सत्कार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वे ही उसकी संपत्ति में भाग पाने के अधिकारी हैं। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के प्रति मातृभाव रखकर उसकी सेवा करने वाला, आदर करने वाला और उसकी उन्नति के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले मनुष्य ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने के अधिकारी बन सकते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्वार्थवंश मातृभूमि की संपत्ति पर दृष्टि रखता है, स्वार्थवंश ही उससे प्यार करता है, वह राष्ट्र की उन्नति के स्थान पर अवनति का कारण बनता है। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने जन के सहोदर भाव की अखंडता को किससे सिद्ध किया है? लेखक कहता है कि जिस प्रकार से भाइयों में ऊंच नीच का भाव नहीं होता, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य भी समान भाव से रहते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होता है। इस धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य समान सुविधाओं का अधिकारी है। मातृभूमि की सीमाएं अनंत है। इसके निवासी अनेक नगरों, जनपदों, शहरों, गांवों, जंगलों और पर्वतों पर निवास करते हैं। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, तथापि एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं। इन कारण से ये सब पारस्परिक सहयोग, प्रेम और बंधुता से रहते हैं। भाषा, धर्म तथा रीति रिवाज इनकी अखंडता में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति का एक समान उदार भाव से संचालित होना क्यों आवश्यक है? उत्तर इस प्रकार होगा, इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जातियों के लिए समान स्थान है और समन्वय के माध्यम से अपने राष्ट्र की भरपूर प्रगति और उन्नति करने का अधिकार सभी जातियों को है। राष्ट्र के विकास के लिए ये विभिन्न जातियां एक हो जाती हैं, क्योंकि किसी एक जन को छोड़कर राष्ट्र कभी उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। यदि राष्ट्र की कोई एक जन या जाति निर्बल है और अंधकार में डूबी हुई है, तो संपूर्ण राष्ट्र को उतना अंश सदैव कमजोर रहेगा। अंततः समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति का एक समान उदार भाव से संचालित होना आवश्यक है। राष्ट्र का तीसरा अनिवार्य तत्व क्या है? लेखक ने संस्कृति को राष्ट्र का मस्तिष्क कहा है। क्यों कहा है? यहाँ इसका अथवा प्रश्न इस प्रकार हो सकता है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कवंत बातर है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न कैसे भी बन सकता है। उत्तर होगा, राष्ट्र का तीसरा अनिवार्य तत्व बताया है लेखक ने, संस्कृति। बिना संस्कृति के मानव की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। संस्कृति से रहित मानव उसी प्रकार समझना चाहिए जैसे बिना सिर धड़ के, जो सिर की अनुपस्थिति में निष्क्रिय और अनुपयोगी होता है। बिना सिर के धड़ न तो विचार कर सकता है, न ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सकता है। सिर ही है जो उसे विचारों की अभिव्यक्ति में क्या करता है, समर्थ बनाता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृति हमें चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है। इसलिए लेखक ने संस्कृति को राष्ट्र का मस्तिष्क कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने संस्कृति को राष्ट्र के विटप का पुष्प क्यों कहा है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, फिर भी इसका दोबारा अध्ययन कर लेते हैं। जिस प्रकार कोई भी पेड़ कितना ही सुंदर क्यों ना हो,
किंतु जब तक उस पेड़ पर फूल नहीं लगते तब तक वह पेड़ उतने सम्मान का अधिकारी नहीं बन सकता है जितना कि फूलों से लदा हुआ पेड़। जिस प्रकार पत्रों से रहित होने पर किसी पेड़ की समस्त शोभा उसके फूलों से होती है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन का चिंतन, मनन एवं सौंदर्य बोध उसकी संस्कृति में निवास करता है। यही कारण है लेखक ने संस्कृति को राष्ट्र के विटप का पुष्प कहा है। संस्कृति का उदय एवं विकास किस पर निर्भर है, अथवा लेखक ने किस आधार पर ज्ञान और कर्म को संस्कृति के रूप में परिभाषित किया है? उत्तर इस प्रकार होगा, मनुष्य ने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है उसी के आधार पर वह जीवन के विविध कर्म करता है। अपने ज्ञान और कर्म के इसी आधार पर ही वह साहित्य, संगीत, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता है। किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है वही संस्कृति है। संस्कृति ही समस्त रोहर व्यक्ति के ज्ञान और कर्म का परिणाम है, जिस पर संस्कृति का उदय एवं विकास निर्भर है। विभिन्न संस्कृतियों की विभिन्नता में एकता को सिद्ध कीजिए। एक राष्ट्र में कई समुदाय होते हैं, विभिन्न संस्कृतियों में एकता को किस प्रकार सिद्ध करना है? इसका उत्तर इस प्रकार होता है कि उन सब की अपनी अपनी संस्कृतियां होती हैं। इन संस्कृतियों का स्तर साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि से मुखरित होता है। बाह्य दृष्टि से देखने पर ये सभी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र और एक ही आत्मा है। सहृदयता से प्रत्येक संस्कृति के आनंद लेने वाले पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता के भावना का परिचायक है। इस प्रकार से ये सभी संस्कृतियां एक सूत्र से बनती हैं और संपूर्ण राष्ट्र की सम्मिलित संस्कृति या राष्ट्रीय संस्कृति को मुखरित करती हैं। तो ये राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है, जिसका पाठ का सारांश और प्रश्नोत्तर पढ़े। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।